तो ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। वहां पर मो आता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है यांग यांग के साथ क्या हुआ। वो तो बस क्यूरियस है उसके बैग को लेकर कि उसमें क्या चीजें होंगी। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जो मो है वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर चेंज होती है उसकी ड्रेस और उसका बैग। वो बैग काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है यांग यांग के लिए। वो आगे बताता है कि उसकी जो असिस्टेंट है उसने ये सारी चीजें दी जिससे वो अपने मास्टर को इम्प्रेस कर पाए। साथ में वो ये भी कहता है कि वो अपने मास्टर को बेवजह परेशान नहीं करेगा, जब भी उनको जरूरत होगी वो हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए वो अपने असिस्टेंट किम के यहाँ रहेगा। तभी वहाँ पर खांग खांग आता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम सैटरडे के दिन ये वाली यूनिफॉर्म को क्यों पहन के घूम रहे हो। वो कहता है क्या सैटरडे, उसे ये सब नहीं पता, उसे जो लगा वो कर रहा है वो। तो खांग खांग उसे कह रहा होता है कि आखिर मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा पागल है। तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए उससे पूछता है क्या तुम सही में फाइट करना चाहते हो, यानी कि तुम्हें फाइट पसंद है। वो उससे कहता है कि तुम किस लिए लड़ते हो। तो खांग बताता है कि उसे लड़ना पड़ता है, उसके पास कोई भी चारा नहीं है। वैसे भी उस दिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो जोश देखा था, तुम लड़ने के लिए कितने उतावले थे। इस बार वो सारी बातों को साइड रखता है और कोई भी कंप्लेन नहीं करता है और उससे सीधा पूछ लेता है क्या मैं तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। वो मन में कहता है अगर मैं मो के साथ रहूंगा तो मुझे बड़े आराम से अपोनेंट मिल जाएंगे। इस बात पर जो मो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी जो बॉडी है वो फिर से वाइब्रेट होने लगती है और वो फिर से एक डेविल हंसी हंसता है। खांग उसके एक्सप्रेशन से ही देखकर समझ जाता है कि उसकी हाँ है। तो मो से पूछता है कि चलो अब फाइट करने के लिए मेरे लिए अपोनेंट लेकर आओ, क्योंकि जो मो है वो किसी की भी बातें नहीं मानता है। और वो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि वो खान की बातें मान रहा होता है। खांग उसे कह रहा होता है कि मैं तो बस फ्यूचर की बातें कर रहा था, अभी हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे से जो यांग यांग है ये सारी बातें सीक्रेटली सुन रहा होता है, क्योंकि यांग यांग उससे रिवेंज लेना चाहता है। खांग ने उसे 2 बार हराया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का चिल्लाते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि हटो हटो मुझे जोड़ कर आई। लेकिन रेस्ट रूम के सामने एक लड़का खड़ा होता है और वो उसे जाने नहीं देता है, चाहे उसकी हालत कितनी भी गंदी हो। तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा सा लड़का आता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो जवाब देते हुए कहता है कि तुम देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ। वह हट्टा कट्टा बंदा उससे पूछता है कि तुमने कितने पैसे बनाए। तो वो बंदा बताता है कि 20,000। तो वो हट्टा कट्टा बंदा कहता है कि ये तो मेरी उम्र से बहुत ज्यादा कम है। हमें उस हट्टे कट्टे बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है यंग जो, और वो स्कूल का सबसे बड़ा बोली बॉय है। उसके सामने जो वो बंदा होता है वो किसी को बोली करके पैसा हड़पने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खांग ने उसे वहाँ पर रोक लिया होता है। उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया होता है, जिसकी वजह से वो बंदे के सामने रोने लगता है। ये सुनकर खांग ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आसपास की जो दीवार होती है उस पर पंच मारता है। ये सुनकर कि खांग ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दीवार पे पंच मार देता है। दीवार में क्रैक हो जाता है। यांग जो कह रहा होता है कि ये खांग मेरे प्लान पर बार बार पानी फेरता रहता है, वो हमेशा अपनी टांग अड़ाता रहता है, इसका तो कुछ करना ही होगा। और वो अपने सारे चमचों को इकट्ठा करता है और उसके पीछे भेज देता है। पहले तो उसे ढूंढना होगा क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ खांग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए बताता है कि वो बेवजह लड़ता था। जब से वो तुमसे मिला है उसका एक्साइटमेंट लेवल पहले जैसा हो गया है। वो क्यूरियस है, वो किसी के साथ भी फाइट करेगा और उसे मजा आएगा। तो इसी बात पर मो से पूछ लेता है कि क्यों ना हम दोनों लड़ते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस पर खांग कहता है कि नहीं तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक प्रॉपर फाइट दूंगा। तो मो भी कहता है ठीक है। मो नोटिस करता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो खांग बताता है कि एक साथ बहुत सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं। इसका तो एक ही मतलब है कि उसका आज का टारगेट मिल गया है। वो अपना मास्क पहनता है और अपने आप को तैयार कर लेता है। वहाँ की एंट्रेंस पर 2 लोग सिगरेट पी रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तूने ये वाला ट्राई किया। वहीं पर खांग आ जाता है अपने मास्क के साथ। वो दोनों लड़कों की नजर उस पर तो पड़ती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और सीधे उसका बटुआ मांग रहे होते हैं कि जल्दी से निकाल। खांग कहता है कि यही वो टारगेट है और एक पंच उस लड़के के मुंह पर मार देता है। दूसरा लड़का देखता है कि यही
यही बुली हंटर है, इसने ही हमारी नाक पर दम करके रखा है। वो जोर से चिल्लाने लगता है। अंदर जितने भी लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर बुली हंटर आ गया है। वो लोग सामने आते हैं। खांग उन्हें देखकर हैरान होता है कि उसने ये उम्मीद तो नहीं की थी कि यहाँ पर इतने ज्यादा बुली होंगे, पर वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो मो को बुलाता है। मो अपने गेटअप के साथ रेडी होकर आया हुआ होता है और वो ब्लश कर रहा होता है एक्साइटमेंट में, ना कि डर में। खान वहाँ पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मो को ये तो आप लोगों को भी पता है कि वो पहले हिट खाने के बाद ही अपनी फाइट को शुरू करता है, वरना तो वो वहीं खड़ा रहता है और यही उसका रोल है। वहीं पर खांग ने एक बंदे को पंच किया था। वो मो का पैर पकड़ लेता है। वो लड़का उससे पूछता है कि तू भी बुली हंटर के साथ आया है। मो के लिए इतना काफी था। वो उसे फर्स्ट हिट मान लेता है और उसके ऊपर पंच मारने लगता है और कुछ ही मिनटों में वहां पर जितने भी लड़के होते हैं उन्हें वो हरा चुके होते हैं। मो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि ये लोग 2 पंच में हार गए, लेकिन जो दूसरी तरफ खांग है वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो पर्स को उठाता है और जाकर उस लड़की को दे देता है, जो कि काफी ज्यादा डरी होती है क्योंकि ये लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है वो खांग की क्लासमेट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो उसकी क्रश होती है। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा लड़के आ गए होते हैं। यांग यांग मो को वार्निंग दे रहा होता है, लेकिन मो चौकन्ना होता है क्योंकि उनमें से जो बंदा था वो पहले ही एक मैसेज भेज चुका था कि खांग इज स्पॉटेड, इसलिए ये जो बंदे हैं वो यहाँ पर आ गए होते हैं और ये मैसेज यांगजो तक पहुँच जाता है और वो अपने बंदों के साथ यहाँ पर आ गया होता है। खांग यहाँ पर सीरियस हो जाता है, अपने हथियार को निकाल लेता है। दूसरी तरफ जो मो है वो काफी ज्यादा निराश होता है, लेकिन उन बंदों को देखने के बाद उसकी जो इविल स्माइल होती है वो फिर से आ जाती है, लेकिन वो आप लोगों को नहीं दिखेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। आप लोग उसके एक्सप्रेशन देख सकते हो कि उसे कितना ज्यादा मजा आने वाला है। दूसरी तरफ यांग जो अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि उनके ऊपर अटैक कर दो। वो सीधा चार्ज करते हैं। खांग और मो रेडी होते हैं, लेकिन मो तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। उसके चेहरे पर इतना ज्यादा थ्रिल होता है, उसके मुंह से लाल टपक रही होती है और वो सीधा उन बंदों पर चार्ज कर देता है और वो ऑफ गार्ड हो जाता है। तभी यांग जो उसे एक पंच मारता है, वो भी सिंपल था, जिससे मो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सीधा जाकर जमीन से टकराता है। यांग जो कहता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 2 हैं। थोड़े ही दूर में वो रेड गाय वाला बंदा जिसका नाम हांजू है, जिसने खान और मो की फाइट को कहा था डिस्गस्टिंग, वो गुजर रहा होता है। वो देखता है कि उसके फोन में उसकी वाली मैसेज नहीं देख रही होती है। इस बात से वो निराश होता है। फिर वो फाइट के पास पहुंच जाता है और देख रहा होता है कि 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे होते हैं और वो फिर से कह रहा होता है कि ये तो डिस्गस्टिंग है और वो वहां से जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि उसकी क्लासमेट है और वो साइड में देखता है कि खांग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। वहीं पर उसे अपना पास्ट याद आता है कि उसके जो डैड थे वो MMA चैंपियन थे, वो उसके सब कुछ थे क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करता था, उन्हें एडमायर करता था, वो कम्प्लीटली उन्हें अपना हीरो मानता था। उसके डैड ड्रग लेना शुरू कर दिए और वो इतना ज्यादा लेने लगे कि वो एडिक्टेड हो गए और यहीं से चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। हाजू काफी ज्यादा छोटा था, उसे नहीं पता था कि ये ड्रग क्या होता है, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा था कि इनकी वजह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही होती है क्योंकि जो उसके फादर थे वो उसकी मॉम को हर बार गुस्से में मारते रहते थे। ये उसके लिए हॉरर से कम नहीं था। उसकी जो मॉम थी वो हर रोज पिटती थी, लेकिन एक दिन वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई, लेकिन अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद हाजू अपनी बहन के साथ रहने लगा। उसके ऊपर जितने भी अत्याचार होते थे वो उन्हें अपने ऊपर लेने लगा। अपनी बहन की प्रोटेक्शन वो खुद करने लगा, लेकिन उसे पता था कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो वो जरूर मर जाएगा एक दिन। तो उसे लगा कि चीजों को बदलना चाहिए। वो तुरंत अपने डैड की जितनी भी वीडियोस होती हैं उन्हें उठाकर देखने लगता है। वो हर एक मूव को रिवाइंड करता है और उन्हें प्रैक्टिस करता है। साथ में अपने आप को इतना ट्रेन कर लेता है कि एक दिन वो बड़ा हो जाता है। उसके डैड उसकी बहन को एक स्लैप मारते हैं, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डैड को बिना रुके पंच मारने लगता है। वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। ये देखकर उसके डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं तुझे और तेरी बहन को मार दूंगा।
वो अपना कंट्रोल खो देता है और उस डर के इमोशन के साथ उसने वो किया जो कि किसी को नहीं करना चाहिए था। उसने अपने डैड को मार दिया। हाँ, उसने मार दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। फिर कोर्ट में उसे सजा मिलती है 1 साल के रिटेंशन। कोर्ट ने उसकी सिचुएशन को समझा और ये सजा दी। सजा बिताने के बाद वो स्कूल जाता है, वापिस घर आता है और अपने पैसे कमा कर अपनी बहन को पालता है। और उसकी डिक्शनरी में 2 चीजें नई है, बीमार होना और चोट लगना, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज उसका शरीर है, क्योंकि उसके दम पर वो अपनी बहन की हिफाजत कर सकता है। वो मो और खां की फाइट को देखने के बाद उन्हें डिस्कस्टिंग इसलिए कहता था कि वो अपने शरीर को कोई भी वैल्यूज नहीं देते थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। वहां पर एक लड़की की सेफ्टी दांव पर थी। दरअसल वो उसकी बहन है। आपने सही सुना, वो उसकी बहन है। उसे पता भी नहीं कि उसका भाई थोड़ा दूर खड़े होकर उसके स्ट्रगल को देख रहा होता है, मानो उसके पैरों से जमीन निकल गई हो। वो सोच रहा होता है कि मेरी बहन यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ पर कैसे पहुंची। लेकिन अब ये चीजें सोचने का टाइम नहीं है, अब तो उसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ यांग सोच रहा होता है कि एक ही बुली हंटर था, लेकिन यहाँ पर तो 2 आ गए हैं, पर एक का तो उसने काम तमाम कर दिया होता है। यांग अपने मास्टर को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया होता है। लेकिन यांग यहाँ पर बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता है कि उसके पीछे कोई तो आ गया है। हाजू यांगजो के वीक स्पॉट पर एक किक मारता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की। उसे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। इतने में हाजू उसका सर पकड़ता है और दीवार में जोर से मार देता है। यांग अपने मास्टर को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर फाइट इंटेंस हो गई होती है। तभी हाजू उसके ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ता है अपनी बहन की तरफ। खांग रियलाइज करता है कि यहाँ पर एक और बंदा आ गया है। वो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हैरान तब होता है कि हाजू 2 गोली बॉय को बिना पलक झपकाए हरा देता है। खांग के सामने भी 2 लोग और होते हैं। उन्हें हाजू उनके सर पकड़ता है और दीवार में दे मारता है। हाजू खांग के सामने खड़े हो जाता है। पहले तो खांग को लग रहा होता है कि ये उन्हीं का साथी है, लेकिन उसकी आंखों से वो समझ पा रहा होता है कि वो उस लड़की की मदद करने के लिए आया है। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो यहाँ पर कंफ्यूज होता है। तभी वो लड़की अपने भाई को देखकर चिल्लाती है, ब्रदर। कैन को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों दिखते भी सेम टू सेम हैं। लेकिन अभी भी वो भरोसा नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हाजू उसके ऊपर आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। खैंग अपनी बातों में खोया हुआ होता है। हाजू उसके ऊपर पंच मारने ही वाला होता है कि खैंग एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक इल्यूजन पंच का यूज करता है, जिससे हाजू बड़े आराम से बच जाता है। लेकिन खैंग ने उसे ओपनिंग दे दी होती है। वो नीचे झुकता है और खांग को धक्का देता है, लेकिन खांग को इससे कुछ नहीं होता है, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो इसी का फायदा उठाते हुए अपनी बहन को चिल्लाता है और कहता है कि होश में आओ, और उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। उसको उठाने का उसके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसके सामने यंग जो खड़ा होता है। वो रास्ते को ब्लॉक करके खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है कि ये किसने किया मेरे साथ। हाजू के पास इतना टाइम नहीं होता है उसका जवाब दे। वो अपने पंच के साथ रेडी होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि यांगजू को अचानक से राइट साइड से पंच पड़ता है, और ये देखकर सभी हैरान होते हैं। और वो और कोई नहीं बल्कि मो था। क्या करारा पंच मारा उसको, वो एक ही बार में ढेर हो गया। हाथू ये देखकर हैरान होता है कि अब ये बंदा कहां से आया, लेकिन ये सबका टाइम नहीं था। वो यहाँ पर अपनी बहन दलजुन को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ मो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि अब वो होश में आ गया है। किक और ना जाने क्या क्या चला रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। पीछे से खांग आकर उसे कहता है कि तो रुक जा भाई, तूने अपना फेस को रिवील कर दिया है, ऐसे में तो वो अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा। लेकिन वो तो एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ यांग जो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा होता है।
उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती कि वो अपने पैरों में खड़े हुए और खांग और मो का पीछा करे, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगली बार जब वो उन दोनों को ढूंढेगा तो उसी वक्त उन्हें खत्म कर देगा। फिर हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर खांग मो को समझा रहा होता है एक ड्राइंग बनाकर, और वो यांग जो की ड्राइंग बनाकर उसे समझा रहा होता है कि ये हमारे एक एरिया को ऑन करता है और लोगों को परेशान करता है उन्हें बोली करके। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, इनके अलावा दो और है, कॉकवन कुकू हाई स्कूल से, किंग चुंगू मिसिल हाई स्कूल से। इन तीनों को गौरी कहा जाता है जो कि इन एरियो पर राज करते हैं। यांग जो यहाँ पर आया है तब से लेकर अभी तक की सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि जो दो ग्रुप्स थे वो इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करते थे, लेकिन जब से यांग जो आया है तब से उसने एक ग्रुप को हायर कर लिया है जो कि गौरी से थे, और जो तुम अभी जिन लड़कों से फाइट कर रहे थे ये उसी ग्रुप के मेंबर थे। गैंग को यहाँ पर समझ में आ गया है कि जो यांग जो है वो सारी गैंग को कंट्रोल कर रहा है, यही उनका बॉस है। ये सारी बातें वो एक स्केटबोर्ड में ड्रॉ करके मो को समझा रहा होता है, लेकिन मो के तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो खांग से पूछने लगता है कि क्या तुम दोबारा उसे समझा सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुम टीचर से दूसरी बार पूछो कि ये क्या समझाया आपने। इसी बात पर खांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उसे कह देता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हें मैंने इतने अच्छे से तो समझाया। इस बात पर यांग को अपने मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और खांग के सामने प्रकट हो गया। खांग उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। खांग कहता है कि ये मेंढक कैसे बोल सकता है। यांग को ये बेइज्जती लगी और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये बातें अपनी असिस्टेंट को बताऊंगा, क्योंकि उसे भी अभी लग रहा है कि वो एक बड़ा सा ड्रैगन है, लेकिन उसे यहाँ पर अपने साइज देखकर बात करना चाहिए। जो मो है वो तो चिल रहता है, और दूसरी तरफ खांग काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसे मो के ऊपर शक होने लगता है। शुरुआत से ही वो मैनरलेस बिहेव करता था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा थोड़ा शक होता था। जो काम उसे दिया जाता था वो तो बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अब वो एक बोलने वाले फ्रॉग को देखने के बाद तो श्योर हो गया है कि ये कुछ तो ऐसा छुपा रहा है जो कि वो बताना नहीं चाहता है। मो हंसते हुए कह रहा होता है कि एक नॉर्मल से इंसान को भी पता चल गया कि मैं क्या चीज हूँ। खांग उससे पूछता है क्या तुम एक एलियन हो, तो मो जवाब देते हुए बताता है कि वो एलियन नहीं बल्कि एक गॉड है। खांग को उससे गॉड वाली वाइब नहीं आ रही होती है। तभी मो खान से पूछता है कि एलियन क्या होता है। इस बात पर खान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो इसका क्या जवाब दे। ये सारी फनी चीजें किम देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। और ये तो ठीक है, लेकिन मो ने अपनी फटी शर्ट मेरे को सिलने को क्यों दी है और ये मैं सिल क्यों रही हूँ। क्या क्या बात कर रहे हैं? तभी यांग किम की गोदी में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। दूसरी तरफ खांग उसे समझाते हुए कह रहा होता है या तुम एलियन हो या गॉड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन टारगेट है वो यांग जो है, क्योंकि उसे अपनी क्रश का चेहरा याद आ रहा होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थी। अगर वो नहीं आता तो उसके साथ क्या क्या होता, इस बात से उसे गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ मो भी समझ जाता है कि उसका टारगेट कौन है। वो पंच उसको काफी जोर के लगा था, लेकिन वो एक्साइटेड होता है कि वो उससे फाइट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज थी कि बॉडी डिफरेंस। वो इस बॉडी से तो उससे नहीं लड़ सकता, उसे अपनी पावर बढ़ानी होगी। और वो फिर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे चैलेंजेस पसंद है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों से वो लड़ना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और है। जितनी ट्रेनिंग अभी तक उसने की है उसे दुगनी ट्रेनिंग करनी होगी और यामजो को हराना होगा। खांग भी उसे कह रहा होता है कि तुम्हें ये करना होगा तो क्यों ना तुम मेरे जिम आओ और ट्रेनिंग करो। इस बात से मो को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो ऐसी ट्रेनिंग करता है जो कि उसके मतलब की नहीं है, और वो सोचने लगता है कि उसे किस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वहाँ पर यांग को कुछ चीजें मिली होती है। वो मो के पास आता है और उसे दिखाने लगता है जो चीज आप ढूंढ रहे थे मास्टर, मुझे वो मिल गई है। एक लड़की अंडरग्राउंड की चीजें ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। वहाँ पर जो बंदा होता है वो कुछ ही मिनटों में अपने अपोनेंट को हरा देता है। वो लड़की आगे कहती है कि अगर किसी में दम है तो वो अंडरग्राउंड आए और मेरे बंदे को हरा कर दिखाए।
मो तो ये चीजें देख रहा होता है, तभी उसकी ध्यान जाता है कि ये जो बंदा है वो गौरी गैंग का है। और खान की भी नजर जाती है और वो मो से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये उसी गैंग का मेंबर है। मो कहता है कि जिस तरीके से तुमने मुझे समझाया था उस हिसाब से तो ये वही बंदा लग रहा है। खांग भी कह रहा होता है कि तुम्हारी बातें सही हैं। तो मो कहता है कि ठीक है, अब मैं उसे हराने के लिए अंडरग्राउंड एरिना जाऊंगा। वो कहता है कि ट्रेनिंग करने के बाद मैं उनकी गैंग की एक के बाद एक मेंबर को हराऊंगा और नीचे गिरा दूंगा। दूसरी तरफ डिवाइन रिलीफ में लूसीफर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है ताकि वो अर्थ के बैरियर को तोड़ सके, क्योंकि अपने आप को लूसीफर ने इतना पुश किया होता है कि उसे भरोसा है कि उसने बैरियर के ऊपर एक खरोच तो ला ही दी होगी। इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिल सकता कि मो इतना ज्यादा वीक है और वो अर्थ में जाकर मो को हरा दे। अगर मो अपनी स्ट्रेंथ वापिस पा लेगा तो वो लाइफ और डेथ के बीच में फंस जाएगा। तभी वो इंतजार कर रहा होता है कि जो अर्थ के बैरियर के ऊपर स्मोक होती है वो कब हटेगी, और जब वो हटती है तो उसे देखने के बाद वो इतना ज्यादा हैरान होता है कि उसने यहाँ पर एक खरोच तक के नहीं पहुंचाई। ये चीजें एक्सपेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर लूसीफर ने अपने लिमिट को सरपास जो किया था, उसे अपने आप पर भरोसा था कि इतने खतरनाक अटैक के बाद जो अर्थ का बैरियर है वो तो टूट ही गया होगा। उसे इस बात पर गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन ये गुस्सा तब बढ़ जाता है जब मो उसके यहाँ आया हुआ होता है और उसके यहाँ जितने भी प्लेनेट होते हैं उनके ऊपर बैरियर लगा हुआ होता है और मो उन्हें एक उंगली से तोड़ देता है। इस बात से लूसीफर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उस बेकार से लड़के को उस प्लेनेट पे फेंक दिया था बिना मेरी परमिशन के। इस बात पर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा होता है। लूसीफर अंदर से इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ यांग जो की भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही होती है, वो भी अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और वो बोली हंटर्स को गाली देते हुए गुस्से में अपने सामने जो दरवाजा होता है उन्हें पंच और किक मारने लगता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो जिस दरवाजे पर हाथ पैर मार रहा है वो आखिर उसका नहीं बल्कि एक बाथरूम का दरवाजा होता है और उसके पीछे कोई बैठा होता है। वो इन चीजों की वजह से काफी ज्यादा घबरा गया होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। वो कुछ यहाँ पर समझ पाए उतनी देर में वो कुछ और ज्यादा चीजें कर चुका होता है। उसके बाद वो पब्लिक टॉयलेट से बाहर आता है और अपने आप पर अफसोस करते हुए कह रहा होता है कि वो एक लूजर है। उसका चेहरा लाल होता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उस टाइम से अभी के टाइम तक ये बंदा उसके साथ हमेशा से घूमता आ रहा है। वो बंदा कूल बनने के लिए अपने जेब से कुछ निकाल लेता है, जिसे यांग जो देखने के बाद गुस्सा कर रहा होता है और उसे छीनते हुए उस पॉकेट को हिलाने लगता है और वो हाजू की बहन का वॉलेट होता है और उसमें से कुछ कॉइन गिर जाते हैं, जिसे वो अपनी इंसल्ट मानते हुए कहता है कि इतनों से मुझे क्या होगा। उसे लग रहा होता है कि उसके सामने वाला बंदा उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि जो हाजो की बहन का जो आईडी कार्ड है वो नीचे गिर गया होता है। उसमें उसका नाम, उसके घर का एड्रेस और स्कूल का नाम सब कुछ होता है। यांग जो उस आईडी कार्ड को उठाता है और उसका जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है। उसे देखने के बाद उसे एक आइडिया मिलता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ मो यांग यांग के साथ किसी सफर पर निकल गया होता है। अब यांग यांग को प्रेसिडेंट किम ने एक मैप दिया होता है जिससे वो मो को गाइड कर रहा होता है। लगता है कि मो उस एरिना की तरफ बढ़ रहा है। उन्हीं की तरफ एक आदमी अपने कुत्ते को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उन्हीं के सामने एक बंदा अपने डॉग को घुमाने के लिए निकला होता है। तभी यांग यांग वहां पर हवा छोड़ देता है, लेकिन वो दोनों तो कैजुअली आगे बढ़ जाते हैं। पर जो डॉगी होता है उसकी नोज तो काफी ज्यादा शार्प होती है। वो हवा उसके नाक से होते हुए निकल रही होती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यांग यांग की बट पर जोर से काट देता है, जिससे यांग यांग जोर से चिल्लाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए शांत हो जाता है। पर वो डॉगी को घूर कर देखने लगता है, आखिर उसने किया ही क्या था जिसके लिए उसने ये सारी चीजें की। लेकिन यांग यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इस इंसल्ट का बदला जरूर लेकर रहेगा। उसके बाद मो और यांग यांग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वही लड़की होती है जिसे हमने फोन में देखा था। वो लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर रही होती है।
वो उसके पास पहुंच जाता है। उसकी ड्रेस को देखने के बाद वो पहचान लेती है कि ये बंदा कौन से स्कूल से है। तो वो उससे सीधा पूछ लेती है कि तुम्हारी हाँ है। तो यांग यांग मो को कहता है कि तुम हाँ बोल दो। मो यहाँ पर बिना सोचे समझे पहली बार यांग यांग की बातों को मान लेता है और उस लड़की को हाँ बोल देता है। तो वो लड़की उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर तुम अपना फॉर्म भर दोगे और जब मैं चेक करूंगी तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी फाइटिंग स्किल के बारे में जानना तो पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ स्पोर्ट्स में, जैसे बॉक्सिंग, कराटे, ये सारी चीजें वो मो को बता रही होती है। तो मो समझ जाता है कि वो क्या चीजों के बारे में बात कर रही है। वो अपना दिमाग लगाने लगता है और उंगलियों में गिनने लगता है, जैसे मानो वो अपना पूरा दिमाग उसी दिन के लिए बचा के रखा हो। यांग यांग भी उसे आइडिया दे रहा होता है, लेकिन वो यांग यांग की बातें नहीं सुनता है। वो बताता है कि उसे 3 मिलियन साल की हर तरीके की फाइटिंग का एक्सपीरियंस है। इस बात पर जो पीछे बंदे खड़े होते हैं वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जोक कर रहा है, लेकिन असल बात यह है कि वो सच बोल रहा है। और ये जवाब उस लड़की को काफी ज्यादा पसंद आता है, तो वो उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है और वो फाइटिंग के लिए फी मांगती है, जो कि होती है 50,000। इस बात पर मो यांग यांग से पूछता है और यांग यांग तुरंत पैसे दे देता है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि इन लोगों के पास पैसे कहाँ से आए। दरअसल जो हमारा यांग यांग है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने प्रेसिडेंट किंग के साथ सौदा किया था और उसके वॉलेट से वो पैसे लेकर आ गया था। लेकिन ये लोग इस दुनिया के नहीं है, तो इन्हें पैसा गिनना नहीं आता है। तो वो जो पैसे होते हैं वो टोटल 46,000 होते हैं, 4,000 कम होते हैं। लेकिन उस लड़की को वो पसंद आ गया होता है, इसलिए वो 4,000 का उसे डिस्काउंट दे देती है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसे एक बंदा दिखता है ग्रीन जैकेट में, जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और कुछ जाना पहचाना सा भी, क्योंकि वो अपने इंटेंस नजरों से उसके मसल्स को देख रहा होता है, जो कि क्लियर कट दिख रहे होते हैं। और वो यहाँ पर समझ जाता है कि ये आम बंदा नहीं बल्कि एक सीरियस फाइटर है। वो अच्छे से पहचान पा रहा होता है, क्योंकि खांग ने उसे अच्छे से समझाया था। वो उसकी बॉडी शेप और मस्कुलर को समझ जाता है कि ये वही गौरी के टीम का मेंबर है। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि मो ने उसे पहचान लिया है। अचानक से वो लड़का अपना फेस रिवील करता है। दरअसल वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वो एक चैंपियन है। वहां पर अनाउंसर गर्ल आती है और अनाउंस करती है कि मेरी चैंपियन, उसका नाम विसल है, और वो अरीना के बीच में उसको लेकर जाती है। अरीना के चारों तरफ कैंडिडेट ही खड़े होते हैं। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और क्लूलेस होता है। एक क्रीपी सी स्माइल देता है और आगे बढ़ता है और चैंपियन के पास खड़े होकर स्टैंड ले लेता है और कहता है कि मैच को शुरू कर दो। ये देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन मो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो अपनी क्रीपी और इविल सी स्माइल करता है और इस बार वो अपने रूल और रेगुलेशन को तोड़ते हुए पहले पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो छोटी सी लड़की उसे रोक रही होती है और कह रही होती है कि तुम मेरे शो को बर्बाद कर दोगे। वो लड़की मो को देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो गई और वो सोचने लगी इसमें तो दिमाग नहीं है, तो वो एक अलग तरीका ट्राई करेगी। वो अपने जेब से एक फॉर्मेट निकालती है और उसे दिखाती है। वो तुरंत उसे देखने के बाद समझ जाता है कि उसे लीग स्टेज को पार करना होगा, उसके बाद ही वो चैंपियन से लड़ेगा। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो यहाँ पर उस लड़की के साथ कोऑपरेट कर रहा होता है। उसके बाद 3 घंटे का समय बीत जाता है। हमें यहाँ पर 3 विनर मिल जाते हैं। अब बारी आती है मो की, जिसका वो काफी देर से इंतजार कर रहा होता है। अब उसका अपोनेंट भी वही होता है जो डॉगी को घुमा रहा होता है, जिसने यांग यांग की बट पर काटा था। अनाउंसर गर्ल वहां पर आती है और अनाउंस करती है कि ये है मो, ये 3 मिलियन साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और मो को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है। दूसरी तरफ जो यांग यांग है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके मास्टर का मैच आ गया, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो अगल बगल देख रहा होता है कि जो लोग हैं वो अपने अपोनेंट और अपने साथी पर बैट लगा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है। उसकी नजर उसी डॉगी पर जाती है। वो जोर जोर से भौंक रहा होता है। वो जब गौर से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये वही डॉगी है जिसने उसकी बट पर काटा था।
वो पूरे एरिना की जो एक्साइटमेंट होती है उसको साइड में रखता है और काफी गुस्से में वहां पर जोर से कूदता है और वो अपने मास्टर के पास लैंड होता है बिल्कुल एक फाइटर की तरह। ये देखकर मो हैरान होता है और उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। यांग यांग उसका जवाब नहीं देता है और वो इतना फोकस्ड होता है कि वो डॉगी को आज ही निपटा देगा। यांग यांग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो डॉगी को चैलेंज दे देता है, लेकिन उसे उसकी लैंग्वेज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, पर वो इशारा कर देता है और डॉगी के लिए इतना काफी होता है। वो भी समझ जाता है कि यांग यांग उससे बैटल करना चाहता है, पर वो जोर जोर से सर हिलाता है जिससे उसका कॉलर टूट जाता है और वो पूरे एरिना को पार करते हुए वो बीच बैटलफील्ड में आ जाता है। वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखने के बाद उसका जो मास्टर है वो भी सोच रहा होता है कि उसका डॉग इतना जोशीला क्यों है, ऐसा क्या हुआ है उसके साथ। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर जो वो स्ट्रीमर गर्ल होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कह रही होती है कि ओनर वर्सेस ओनर होगा, पैट वर्सेस पैट होगा, और वो लाइव स्ट्रीम में ये सब अनाउंस कर रही होती है व्यूज बढ़ाने के लिए। लड़की आगे बताती है कि मो का अपोनेंट है चाइनीज मार्शल आर्ट वाला, और वो यांग यांग को कह रही होती है छोटी पूंछ वाला, और दूसरी तरफ चाइनीज डॉग। इतना बोलने के बाद वहाँ पर लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो वो लड़की एक लाइट दिखाती है और कहती है कि फाइट शुरू हो। फिर चाइनीज लड़का अपना स्टैंड लेता है और वो बताता है कि जो मैं पोज करने वाला हूँ दरअसल वो एनिमल की लैंग्वेज को समझने के लिए काफी ज्यादा काम आता है, और इस मूव से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। वो एनिमल्स के मूव चलने लगता है और वो पंच मारने के लिए मो की तरफ बढ़ता है, और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपने एक पंच से मो को हरा देगा। लेकिन चीजें यहाँ पर उल्टी हो जाती है। जो मो है वो चाइनीज लड़के के पेट में एक जोर से पंच मारता है, और उस पंच से चाइनीज लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और वो यहाँ पर चिल्लाना तो चाहता है लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा होता है। वो सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता है और वो कह रहा होता है कि उसने मो को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, असल में तो वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मो उसे कहता है कि तुम्हारी जो एनिमल टेक्निक है वो बिल्कुल बेकार है, तुम जितना चाहो अपने एनिमल टेक्निक को कॉपी कर लो। इंसानों और एनिमल के बीच में एक लिमिट होती है जो कि तुम्हें नहीं पता थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसकी वजह से अपने अपोनेंट के पंचों को देखा जा सकता है। दूसरी तरफ वो चाइनीज लड़का मो को अंडर एस्टिमेट कर लिया होता है। उसे वो जाइंट बॉल की तरह लग रहा होता है। उसकी एक पंच से उसकी पूरी बॉडी दर्द से कर्रा उठती है, लेकिन वो यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वो लड़का अपने मास्टर की एक बात को याद करता है। उन्होंने उसे एक टेक्निक सिखाई थी जो कि इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने को मना किया था, लेकिन वो यहाँ पर मो के ऊपर वो टेक्निक यूज करने जा रहा है। वो अपने एक हाथ को जमीन पर रखता है और दूसरे को कमर पर। ये देखने के बाद मो सोच रहा होता है कि ये चाइनीज लड़का क्या करने वाला है, लेकिन जो क्राउड की क्यूरियोसिटी है वो मो और चाइनीज लड़के की तरफ नहीं बल्कि यांग यांग और उस डॉगी के ऊपर होती है। यांग यांग काफी ज्यादा थका होता है। वो सोच रहा होता है कि वो इस डॉग के खिलाफ कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करेगा। दूसरी तरफ वो डॉग, उसका तो एक ही इंटेंशन होता है कि वो यांग यांग की बट को फिर से और जोर से काटे, और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन बात इतनी सी नहीं होती है, वो भी अपने मास्टर की तरह चाइनीज मूव को खेल देता है। यहाँ पर आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, उस डॉगी के 3 सर आ जाते हैं। समनिंग जुत्सु से एक डॉगी निकल कर आता है और उसके कितने सारे सर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस डॉगी के साथ हो रहा है। ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है। वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि कहीं ये ट्रेन डॉग तो नहीं। यहाँ पर यांग यांग के ऊपर पहले से ही एक डॉग ने तो अटैक किया था, लेकिन अब 3 सर वाले आ गए हैं। यहाँ पर यांग यांग की मुश्किलें बढ़ जाती है कि वो एक डॉग को तो डिफेंड नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर उस डॉग के 3 सर आ गए हैं। डॉगी इल्यूजन का यूज करते हुए यांग यांग के ऊपर हमला कर देता है। यांग यांग अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन वो एक इल्यूजन होता है, और जो डॉगी है वो यांग यांग के गले पे जोर से बाइट करता है। हमारा महान यांग यांग जोर से चिल्ला
जाता है और बेहोश हो जाता है। स्ट्रीमर गर्ल ये कास्ट कर रही होती है और बता रही होती है अपने व्यूअर्स को कि हमें हमारा विजेता मिल गया है, लेकिन डॉगी यहाँ नहीं रुकता। उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो यंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ जो उसका मास्टर है वो एनिमल का पोज लेता है और हमारे मो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। मो उसकी पोजीशन को देखने के बाद वो रिलैक्स होता है। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो ऑडियंस है वो ये देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है और कह रही होती है कि ये कैसा मूव है। उसका मास्टर भी ये मैच देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने जो मूव मना किया था वो उसने यूज किया। इस बात पर वो गुस्सा है या खुश है ये तो समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो चाइनीज लड़का तैयार है मो को हराने के लिए। उसे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। उसके मास्टर उसे कुछ भी बोले, ऑडियंस उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। उसका मेन टारगेट है मो। जब तक वो उसे हरा नहीं देता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। मो ये देखने के बाद सीरियस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़का उसके ऊपर किस टाइप का अटैक करेगा। तभी वो चाइनीज लड़का जंप करते हुए टाइगर अटैक को यूज करता है और मो के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। मो को सोचने का मौका भी नहीं मिलता है और उसके पास रिएक्शन का टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारी नजरें उसके पोस्ट पर टिकी थी और वो अचानक से वहां पर जंप कर दिया, इसलिए मो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो बिल्कुल टाइगर की तरह उसके चेहरे पर पंजा मार देता है और देखकर लग रहा होता है कि जैसे उसके चेहरे के अलग अलग हिस्से हो गए हो। वो चाइनीज लड़का दूर लैंड करता है और मो अपने चेहरे को पकड़कर दर्द से कर्रा रहा होता है, लेकिन मो अपने चेहरे से हाथ उठाता है, उस चाइनीज लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। लेकिन मो के चेहरे पर छोटी सी खरोंच आई होती है जिस पर वो कह रहा होता है कि उसे सीरियसली लेना होगा। दूसरी तरफ वो चाइनीज लड़का अपने अटैक के साथ फिर से तैयार होता है। वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो लड़का एनिमल फॉर्म का यूज करते हुए मो के ऊपर अलग अलग तरीके से हमला कर रहा होता है। कभी वो उसका हाथ काटता, कभी वो उसकी टांग काटता। मो को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर क्या करे। मो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि इस तरीके के जानवर से उसने कभी भी फाइट नहीं की, लेकिन मो थ्रिल फील करता है। मो वहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि यही चीज तो वो चाहता था। इन्हीं चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए तो वो अर्थ में आया है। वो अपने पास खड़े डॉगी को देखता है जो कि यांग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने वाला है और वो सोचने लगता है कि ये जो उसके सामने लड़का है वो एनिमल फॉर्म का यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी कमजोरी भी एनिमल की होगी। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो एनिमल के नेक पर उनकी कमजोरी होती है, उनकी स्पाइनल कॉर्ड। उसके पास एक नर्वस सिस्टम होता है, उस पर हमला किया जाए तो वो यहाँ पर जी सकता है। फिर मो उसे घूरने लगता है। चाइनीज लड़का अपनी स्पीड को कम करते हुए हैरान होने लगता है। वो देखता है कि मो अपने घुटनों के बल बैठ गया है। वो कुछ अलग करने वाला है, यानी कि वो अपने पैरों में पावर जनरेट कर रहा होता है। चाइनीज लड़का कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है और मो के ऊपर सीधा हमला कर देता है, लेकिन अब तो देर हो गई होती है। मो तुरंत आसमान की तरफ छलांग लगाता है। उसे देखने के बाद वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपना फोन निकाल कर रिकॉर्ड करने लगते हैं। आखिर एक इंसान इतनी लंबी जंप कैसे ले सकता है। चाइनीज लड़का हैरान होता है कि मो कहाँ पर गया। तभी उसे समझ में आता है कि मो ने यहाँ पर बड़ी सी जंप लगाई है, अब उसे ऊपर देखना होगा। वो कुछ मूव चले उससे पहले मो उसके सर पर लैंड होता है और बट पर एक कस के लात मारता है। यहाँ पर चाइनीज लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मो कह रहा होता है कि अब वो समझ गया कि ऐसे अपोनेंट को कैसे हराया जा सकता है। तभी मो को याद आता है कि उसका जो असिस्टेंट है वो भी तो फाइट कर रहा था और उसकी नजरें जब वो घूमती है और देखती है कि यांग की उस डॉगी ने ये हालत कर दी है, उस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो डॉगी उसे देखकर भौंक रहा होता है, लेकिन जब मो उसकी तरफ देखता है तो डॉगी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉगी मरने की एक्टिंग करने लगता है। फिर वहां पर स्टीमर कल आती है और अनाउंस करती है कि हमारा विजेता मिल गया है और वो है मो, और उसे ये डॉगी प्राइज में मिलता है। उसके बाद मो का ट्रेडमार्क की बारी आती है। वो आगे बढ़ रहा होता है जैसा कि वो अपने अपोनेंट के कान को काट देता है और उनके ऊपर अपना ट्रेडमार्क छोड़ देता है।
वो बिल्कुल ऐसा करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन वहां पर जो काम करने वाले कॉर्पोरेट्स होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि अननेसेसरी ट्रबल मत क्रिएट करो, लाइव स्ट्रीम चल रही है। ये बात सुनने के बाद वो वहां पर रुक जाता है और उनके साथ कोऑपरेट करने लगता है और जो आगे का कंपटीशन होता है उसे जारी रखने देता है। वहीं पर हमें बताया जाता है कि 4 और विजेता मिल गए हैं। 1 घंटे बाद एक और अनाउंसमेंट होती है, जो 13 स्ट्रीक वाली लड़की है वो फाइनल में पहुंच गई है। फिर हमारे मो की बारी आती है, उसका अपोनेंट है एक एक्सपीरियंस बॉक्सर जिसके पास जीतने के कई सारे एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ मो के पास है 3 मिलियन ईयर का एक्सपीरियंस। आप लोग जानकर हैरान होंगे, ये तो चॉल होता है जो कि मो का पुराना अपोनेंट, जिसे मो ने बड़ी बेरहमी से हराया था और उसके कान में अपना ट्रेडमार्क छोड़ दिया था। चॉल की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो मो के साथ फाइट करने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। मो उसको देखकर पहचान नहीं पा रहा होता है। थोड़ी देर उसको घूरता है और उसे पता चलता है ये तो वही लड़का है जिसे उसने बुरी तरीके से हराया था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि फिर से अपोनेंट पिटने को आ गया है। दूसरी तरफ चौ सोचने लगता है कि इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था, लेकिन इस बार चाहे कुछ हो जाए वो अपना बदला लेकर रहेगा। दोनों आमने सामने होते हैं और एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चोल की हालत काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वो मो के ऊपर अपने पंचेस बरसा रहा होता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्द मो को होता है, उसके हाथ झन्ना जाते हैं। दूसरी तरफ चो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। जब वो पहली बार मो से फाइट कर रहा था तब उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ था। मो की वजह से उसके हाथों में प्लास्टर लगे हैं। अब उसकी रिवेंज की बारी आ गई है। दूसरी तरफ मो इतने दर्द में होता है कि वो कह रहा होता है ये इंसान के लिए भी झेलना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर वो यहाँ पर याद करता है कि वो इस अर्थ पर क्यों आया है। उस दर्द को एंजॉय करते हुए वो अपनी इंटेंसिफाई स्माइल को दिखाते हुए चॉल को डरा देता है। चॉल हैरान होता है और कह रहा होता है कि अभी तो मैंने इसे दर्द दिया था और ये मुस्कुरा कैसे रहा है। और वो मन में कह रहा होता है कि मो को लाइटली नहीं लिया जा सकता। वो तुरंत प्लान बनाता है और वो डायरेक्ट मो के ऊपर लगातार अटैक करेगा। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मो जानता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ तो किक का यूज नहीं करूंगा, वो मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा। दूसरी तरफ मो इंटेंस और फोकस होता है। वो अगले मूव का वेट कर रहा होता है। वो देखता है कि वो उसे पंच मारने वाला है, लेकिन उसकी नजर उसके पैरों के मूवमेंट पर जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो बंदा उसे किक मारने वाला है। चॉल अपने किक के साथ मो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है कि अब वो जीत गया यहाँ पर, क्योंकि मो यहाँ पर काउंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे पता नहीं कि जो मो है उसके अटैक को पहले से ही भाप लिया था और वो उसका काउंटर भी प्रिपेयर करके रखा है। मो उसके पैरों के ब्यूटल पॉइंट पर जोर से पंच मारता है, जो उसने खांग से सीखा था। उसकी और खांग की फाइट के दौरान खांग ने उसके ऊपर ये हमला यूज किया था और वो बिल्कुल चॉल के ऊपर यूज करता है। खांग उस तरफ घूम जाता है और यही मौके का फायदा उठाते हुए मो चॉल को एक ब्रूटल पंच मारता है, जैसे खांग ने उस टेक्निक के बाद यूज किया था। चॉल उस अटैक को संभाल नहीं पाता है और जमीन पर नीचे जाकर गिर जाता है। बिल्कुल परफेक्टली वो अटैक लगता है। चॉल अपने आप को संभाल नहीं पाता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और अपना ट्रेडमार्क चॉल के कान पर छोड़ देता है। ये देखने के बाद जो क्राउड है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वही बंदा खड़ा होता है जो ली को काफी ज्यादा परेशान करता था। उसकी तो हिम्मत भी नहीं होती कि वो आगे कुछ बोले और उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़े और मो को रोक ले। इसके बाद फाइनल फाइट शुरू होती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है चैंपियन से लड़ने के लिए। चैंपियन कुछ उसे बोल रही होती है, लेकिन वो कुछ भी ध्यान नहीं देता है और उसके ऊपर एक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर चैंपियन फोकस्ड होती है और वो तुरंत मो के ऊपर किक मारती है। मो उस किक को रोक लेता है, लेकिन वो हैरान होता है कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा थी। अगर वो अपने आप को यहाँ पर नहीं बचाता तो वो बेहोश हो जाता। दोबारा से फाइट शुरू होती है। इस बार वो लड़की डोमिनेट कर रही होती है। वो बैक टू बैक मो को किक मार रही होती है। मो के पास कोई चारा नहीं होता है सिवाय डॉज और ब्लॉक के। मो थोड़ा दूर जाता है और अपने आप को रिलैक्स करता है और फिर वहाँ मो थोड़ा दूर जाता है और अपने आप को रिलैक्स करता है और एक स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसने खांग के खिलाफ ये टेक्निक का यूज किया था, यानी कि वो सिली फेस उसी का यूज मो कर रहा होता है।
क्योंकि उसे पता है कि गौरी की लड़कियां काफी ज्यादा टफ होती है, तो ये मूव उसके ऊपर काम करेगा। ये देखने के बाद वो लड़की थोड़ा हैरान होती है। उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो वो तुरंत रेफरी को बोलने के लिए आगे बढ़ती है। वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो अटैक काम नहीं करता है क्योंकि जो वो लड़की है वो उसके ऊपर किक मार देती है और वो सीधा उसके मुंह पर जाके लगता है। पर वो वही नहीं रुकता, वो अपना बैकअप प्लान भी रेडी करके आया होता है। वो घूम कर उस लड़की के फेस पर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किक नहीं लगता। पर जो वो लड़की है उसकी कैप उड़ जाती है और उसकी जो फेस है वो रिवील हो जाती है। वो उससे कुछ दूर जाकर फिर से एक प्लान बनाने लगता है। वो कहने लगता है कि ये बॉडी कुछ छोटी है, अगर वो कोई और बड़ी बॉडी चुनता तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता। दूसरी तरफ वो चैंपियन सोच रही होती है कि उसने उसके लुक को देखकर उसे अंडर एस्टिमेट किया, उसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। चैंपियन यहाँ पर सीरियस हो जाती है और उड़कर उसके मिड सेक्शन पर जोर से लात मारती है और उसका प्लान सक्सेसफुल होता है। वो किक मो को लगती तो है, लेकिन मो पूरी ताकत से अपने आप को ब्लॉक करता है, जिससे उसके अटैक को वो ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन वो लड़की यही नहीं रुकती, वो घूमकर उसके मुंह पर एक किक मारने के लिए आगे बढ़ती है। मो की पोजीशन हिल जाती है। अब वो यहाँ पर अगर अपने आप को नहीं बचा पाएगा तो बेहोश हो जाएगा और फाइट को हार जाएगा। तभी कुछ ऐसा होता है कि मो वहां से गायब हो जाता है, यानी कि वो यहाँ पर इतनी स्पीड से गायब हुआ। ये देखकर वहां की क्राउड को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है और वो मो को देखती है कि वो जानवरों की तरह नीचे बैठा होता है और वो बिल्कुल उस चाइनीज लड़के की जो टेक्निक होती है उसे कॉपी कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइट का डिसएडवांटेज है और वो अपने आप को जिताने के लिए किसी भी टेक्निक का यूज करेगा, चाहे वो चाइनीज लड़के की टेक्निक ही क्यों ना हो। और ये टेक्निक काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। वो लड़की थोड़ा सा घबराने लगती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है और लड़की किक से उसके मुंह पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को उस टेक्निक के साथ बचा लेता है और हर बार उसकी किक से डॉज करते हुए अपने लिए टाइम निकाल लेता है। ये चीजें देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा रही होती है और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि इस टेक्निक के खिलाफ कौन सा अटैक सही रहेगा। दूसरी तरफ जो क्राउड है वो मो को चेयर कर रहे होते हैं। उसी क्राउड के बीच में वही चाइनीज लड़का भी होता है। वो मो की टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है कि उसने बस एक ही फाइट में उसे मास्टर कर लिया। उसे करीब 5 साल लगे थे इस टेक्निक को सीखने में, लेकिन अभी भी वो इतना परफेक्ट नहीं था। उसका मास्टर भी वही होता है और मो की टेक्निक को देखने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वहां पर जो क्राउड होता है वो उसे चेयर कर रहा होता है। पहले तो वो उसको गाली दे रहा था, लेकिन अब उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। दूसरी तरफ मो उसके चारों तरफ घूमने लगता है। ये देखकर चैंपियन इंश्योर कर रही होती है कि ये कौन सा जानवर है और वो समझ जाती है कि ये तो एक कॉकरोच है और उसके हिसाब से वो प्लान बनाती है और मो के ऊपर एक अटैक करती है। उसका किक लगता तो है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आखिरकार उसका प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब वो देखती है तो ये तो उसकी कैप होती है। मो उसके दूसरी तरफ लाइटनिंग की स्पीड से आ जाता है। ये देखकर लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि उस लड़के ने उसे बेवकूफ बना दिया। मो एक ऐसे एनिमल का अटैक उसके ऊपर करने वाला था जो कि 3000 साल पहले पाए जाते थे और जब वो गॉड बनने से पहले अर्थ पर रहता था उसे लूसीफर के एक डेजिग्नेशन वाले प्लेनेट पर भेजा गया था। वहाँ के वातावरण में एंडलेस डार्क ऑरा थी, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी जानवर थे वो इतनी जल्दी इवॉल्व हो रहे थे और मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन वो वहां पर सरवाइव नहीं कर रहा था। वो उन मॉन्स्टरों को हरा रहा था और उन्हें खाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन रहा था। वहां पर एक ऐसा बीस्ट भी था जिसने मो को कड़ी टक्कर दी थी, जो कि उसके दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट बनाती है और आज वो उसी बीस्ट की टेक्निक को यूज करने वाला है उस लड़की के खिलाफ। मो प्लान बना रहा होता है कि वो उस बीस्ट का अटैक कैसे कॉपी करेगा। जैसे वो बीस्ट अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाता है उसी तरीके से मो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है। वो बिल्कुल उस बीस्ट की कॉपी करता है और अपने हाथ को पीछे खींचता है और वो पंच मारने के लिए नहीं बल्कि उसे जोड़कर धक्का देने के लिए।
वो एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है जो कि सीधा उस लड़की के पेट में जाकर लगता है। वो इतना ज्यादा चौंक गई होती है कि आखिर इतना दुबला पतला सा लड़का उसे इतनी जोर कर कैसे मार सकता है। वो लड़की के ऊपर वो अटैक इतना जोर कर लगा था कि वो लड़की सीधा दूर जाकर वो चेयर करने वाली लड़की जहाँ से कमेंट्री दे रही होती है, चैंपियन लड़की वहीं जाकर टकराती है और उसके पेट में इतना ज्यादा दर्द होता है वो अपने पेट को पकड़े होती है। शायद उसकी कुछ हड्डियां टूट गई होगी, लेकिन वो वहां पर बेहोश नहीं होती है। वो मो को देख रही होती है। मो तो यहाँ पर रहम नहीं करने वाला था, वो अपने अटैक के साथ तैयार था। वो हमला करने के लिए ऐसी पोजीशन में आ जाता है जो कि उसका खुद का नहीं होता है, उसी बीस्ट का होता है। उसके चेहरे पर वो स्माइल होती है कि वो चैंपियन लड़की को हराने वाला है। तभी वो स्ट्रीमर गर्ल वहां पर इंटरफेयर करती है और वो एकदम परफेक्ट टाइम पर मो को रोक लेती है और कहती है कि फाइट ओवर हो गई है। स्ट्रीमर वहां पर अनाउंस करती है कि हमें हमारा चैंपियन मिल गया है। ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान भी होती है और काफी ज्यादा परेशान भी होती है कि जो स्ट्रीमर है उसने अजीब सा बहाना बना दिया। हैरान इसलिए क्योंकि जो मो है वो काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था, लेकिन अंत में वो चैंपियन बन गया। उसके पास इतनी ज्यादा ताकत कहां से आई? इस बात को लेकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो स्टीमर लड़की अपने ऑडियंस को बताती है कि हमारा विनर मिल गया है हमको, और वो एक फेक स्माइल करती है जैसे मानो उसका प्लान हो। जैसे WWE में स्क्रिप्ट लिखी जाती है बिल्कुल वैसे ही वो स्माइल करती है और उसके बाद लाइव स्ट्रीम को एंड करने के बाद वो मुंह को घोर कर देखने लगती है और उसे कह रही होती है कि चलो मैं तुम्हारा 1 मिलियन दे देती हूँ। फिर वो एक कोपचे में जाते हैं। लड़की के इरादे 1 मिलियन देने के नहीं लग रहे थे, वो तो कुछ और ही देना चाहती थी। लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है, उसे तो बस अपने प्राइस से मतलब है। चाहे कोई भी लड़की हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो लड़की एक जगह पर रुक जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि वो घूमकर लाइटनिंग की स्पीड से अपनी रनिंग नी मो की छाती पर मारती है। मो तो कैजुअली उसके पीछे जा रहा होता है, उसे नहीं पता होता है कि ये जो छोटी सी लड़की है वो उसके ऊपर हमला कर देगी। और उस हमले के साथ मो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसी दौरान उसने कई सारे मैचेस भी खेले थे। वो नीचे गिर जाता है, काफी दर्द में होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा उसने क्यों किया। मो ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया। लड़की अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और वो बताती है वो गौरी की टॉप 3 मेंबर में से एक है। वो अपना नाम बताती है चोमू, और वो बताती है कि मैं तुम्हारी फाइनल विलन थी। मो को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो फाइनल विलन थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। लेकिन मो जानता था कि उस लड़की के इरादे क्या है। वो लड़की मो के ऊपर एक हिट मारने वाली थी, उसकी मसल से वो समझ गया था। क्योंकि हमारे मो का एक रूल है कि सबसे पहले उसके सामने कोई हिट करे फिर वो हिट करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लड़की कुछ ऐसा हिट करेगी। उसने चोमू को अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो गई है। अब तो वो हिल भी नहीं पा रहा है। चोमू फायदा उठाते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं पर वो चैंपियन लड़की खड़ी होती है और वो उससे माफी मांग रही होती है कि मैंने ऑफ गार्ड कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। तो चोमू उसको कह रही होती है कि कोई बात नहीं, हमें अब निकल जाना चाहिए, और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, फाइट तो अभी शुरू हुई है। फिर वो यांग को जोर से चिल्ला रहा होता है कि किधर मर गया, वो जल्दी से हीलिंग स्टोन लाए और मुझे हील कर दे। लेकिन उसे पता नहीं कि जो यांग है उसका काम तो पहले ही तमाम हो गया था। मो सोच रहा होता है कि उसने बैटल अरीना में आखिरी बार यांग को देखा था। फिर यहाँ से शीट शिफ्ट हो जाता है। ली को परेशान करने वाला लड़का वहाँ से भाग रहा होता है और वो पसीना पसीना होता है, कह रहा होता है मैं इस जगह पर कैसे फंस गया। तभी उसे याद आता है कि चॉल ने उसे इस गैम्बलिंग साइट के बारे में बताया था, इसकी वजह से वो यहाँ पर आया था।